एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपके यहाँ पे हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। दूसरा नाम इसी चैप्टर को हम इस नाम से और जान सकते हैं, एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। क्लियर है? देखो चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट है जिसका नाम होता है, नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरिन। ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ये IUPAC में नाम है। ये जो नाम है वो कौन सी पद्धति में लिखे हुए नाम है? IUPAC में। और ये जो नाम लिखा हुआ है इस चैप्टर का वो लिखा हुआ है सामान्य नाम। कौन सा नाम लिखा हुआ है? सामान्य नाम। क्लियर है? उसके बाद इन चैप्टरों को, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, इनको पढ़ने का एक प्रोसेस होता है। हम एक क्रम में पढ़ते हैं इनको। वो क्रम क्या है वो सुनिए। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? डेफिनेशन को, अर्थात हम सबसे पहले इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? परिभाषा। जब हम परिभाषा को पढ़ लेंगे तो हम इनका वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे भैया? तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर होता है वर्गीकरण। जिसको भी हम पढ़ रहे हैं उनका हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। जैसे हमने इनको वर्गीकृत कर दिया है उसके बाद हम इनका पढ़ते हैं नामकरण। क्या पढ़ते हैं? नामकरण। तो तीसरा पॉइंट आता है यहां पे इनका, हम पढ़ते हैं नामकरण। हम इनके नाम को यहां पे सीखते हैं। चौथा पॉइंट होता है यहां पे कि हम पढ़ते हैं इनके अंदर समावयवता। क्या पढ़ते हैं भैया? समावयवता। पांचवा जो पॉइंट होता है इनके अपने यहाँ पे वो होता है बनाने की विधियां। जिस भी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिस भी पदार्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको बनाने की विधियां कौन कौन सी, अर्थात नेक्स्ट पॉइंट होता है बनाने की विधियां। उसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक गुण। कौन से गुण पढ़ते हैं भैया? भौतिक गुण। अर्थात जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसकी भौतिक अवस्था क्या है, इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, जल में विलय है या नहीं है, ध्रुवता प्रदर्शित करता है कि नहीं करता, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। सातवां पॉइंट होता है रासायनिक गुण। क्या पढ़ते हैं हम? अगला पॉइंट रासायनिक गुण। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उपयोग। क्या पढ़ते हैं भैया? उपयोग। अर्थात जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या किसी भी यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है, उनको हम कैसे पहचानेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे उनका वर्गीकरण कि भाई ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम उनका पढ़ेंगे नामकरण कि भाई इनका नाम क्या है। उसके बाद हम पढ़ते हैं समावयवता। समावयवता को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इनके समावयवता एक टॉपिक होता है, साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बनाने की विधियां कि जिसको हम पढ़ रहे हैं वो किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर फॉर्मेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद उपयोग पढ़ते हैं उनके कि क्या क्या काम आते हैं हमारे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी डेफिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेशन। क्लियर है कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन किसे कहते हैं। आपको कभी ये दो शब्द आपने सुने होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सुने हैं क्या? और एक आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नहीं पढ़ा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छी बात है अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको मैं डायरेक्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में थोड़ा सा अंतर होता है। सामान्यतः बात कर रहा हूँ, बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की
एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, कई पॉइंट आते हैं इनमें। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो हकल नियम की पालना करते हों, इनकी संरचनाएं समतलीय होनी चाहिए, और भी बहुत सारे गुण हैं। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे पढ़ रहे हैं कि जिनमें बेंजीन वलय आती है। जिनमें कौन सी वलय आती है? बेंजीन वलय आती है, उनको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जिनमें कौन सी वलय आती है भैया? बेंजीन वलय। ऐसे यौगिक जिनमें कौन सी वलय उपस्थित हो? बेंजीन वलय उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक। और एलिफेटिक में सामान्यतः हम एल्केन को पढ़ लेंगे, एल्कीन को पढ़ लेंगे और एल्काइन को पढ़ लेंगे, और इनमें भी उनको पढ़ लेंगे जिनमें बेंजीन वलय नहीं आती हो। जिनमें कौन नहीं आती हो? बेंजीन वलय नहीं आती। एल्केन सामान्यतः, एल्केन का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं RH। क्या लिखते हैं? RH। ये कार्बन है, उससे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उसके बाद एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन नहीं होने वाले जो कंपाउंड होंगे वो किसके अंतर्गत पड़ेंगे? हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के अंतर्गत पड़ेंगे। और एरोमेटिक में हमें कौन पढ़ना पड़ेगा? बेंजीन वलय, जिसको हम एरिल वलय भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं? एरिल वलय। ठीक है, डेफिनेशन समझिए क्या होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन की। कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो जो प्राप्त यौगिक होंगे वो हेलो एल्केन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन। और ऐसा कह देते हैं कि जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, किसमें से भैया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो जो प्राप्त यौगिक होंगे वो क्या कहलाएंगे? हेलो एरिन कहलाएंगे। अब इन दोनों को संयुक्त करके एक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जब किसी एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्रमशः हेलो एल्केन अथवा हेलो एरीन कहलाते हैं। हेलो एरीन कहलाते। देखते हैं हमने क्या करना है कि कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेना है। जैसे मैंने ले लिया RH। क्या ले लिया? RH। सामान्यतः RH को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तो बोलते ही हैं, इसको मैं यहां पे बोल रहा हूं एल्केन। क्या बोल रहा हूं? एल्केन। में से क्या हटाना है हमें? एक हाइड्रोजन निकाल दिया, -H कर दिया, या हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, और किसके द्वारा कर दिया? हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया। तो मैंने क्या जोड़ दिया? हैलोजन। तो क्या मिलेगा मुझे? RX मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही मिलेगा। इसी के अलावा अगर मैं जानना चाहूं तो मैं ले रहा हूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन ले रहा हूं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक को मैं सामान्यतः AR से दर्शा रहा हूं। क्या दर्शा रहा हूं? AR। और इससे क्या जोड़ दिया? H। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये। कौन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें से मैंने क्या निकाल दिया? H। और क्या जोड़ दिया मैंने? हैलोजन। क्या जोड़ दिया? हैलोजन। और ये बचा मेरे पास ARX। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? क्रम से ये हेलो एल्केन हुआ, ये क्या हो गया? हेलो एल्केन। और ये क्या हो गया? हेलो एरिन। क्या हो गया भैया? हेलो एरिन। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी को अगर मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत आप लोगों को? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये इसका सामान्य नाम है। और इसका अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? एरिल हैलाइड।
क्या लिख सकता हूं, एरिल हैलाइड। ये आपका इस डेफिनेशन को केमिस्ट्री में लिख दिया है हमने। किस में लिख दिया है, केमिस्ट्री में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं कोई एल्केन ले रहा हूं, मैंने एल्केन ले लिया CH4, क्या ले लिया, CH4। अब CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया -H, क्या निकाल दिया, -H, और इसकी जगह मैंने जोड़ दिया क्लोरीन, Cl जोड़ दिया, क्लोरीन परमाणु जोड़ दिया, प्रतिस्थापन कर दिया हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन निकला, तो 3 हाइड्रोजन रह गए यहां पे, तो CH3 और Cl, ये हो गया। ये आपका मेथेन है, कौन है, मेथेन, सॉरी क्या लिख दिया हमने, मेथेन है या नहीं है। अगर मैं इसका नाम आपसे पूछूं तो ये मेथिल क्लोराइड हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ भैया, मेथिल क्लोराइड। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग इतना सा। ऐसे ही अगर मैंने क्या करना है कि मैं कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेता हूं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे अच्छा उदाहरण मैंने ले लिया बेंजीन, क्या ले दिया, बेंजीन। ये है बेंजीन, क्या है भैया, बेंजीन। जब ये बेंजीन है तो इसके प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, प्रत्येक कार्बन से क्या जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन से एक क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने का प्रयास कर दिया है। यहां से मैं एक हाइड्रोजन का क्या कर रहा हूं, प्रतिस्थापन -H प्लस का Br लिख रहा हूं। लो, अरे मुझे पता है कि हैलोजन के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो मैंने Br जोड़ दिया है, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। यहां मैंने क्या जोड़ दिया है, Br, यहां पे ऑलरेडी H जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया है, हेलो एरिन बना है। कौन बना है, हेलो एरिन। हेलो के स्थान पे क्या है, ब्रोमो, तो ये ब्रोमो एरिन भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, ब्रोमो एरिन। और क्या बोल सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन बोल सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स कंपाउंड है, किसे क्या बोलते हैं, बेंजीन। मैंने बताया था आप लोगों को, तो इसी का नाम क्या भी हो सकता है, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। समझ पा रहे हैं आप लोग, सिंपल है। ये आपका क्या बन गया, एरोमेटिक हैलाइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हेलो एरिन। नोट करें फटाक से। एक क्या पढ़ रहे हैं, नोट पॉइंट, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है वो सुनिए, कि आपके पास है हेलो एल्केन और क्या है, हेलो एरिन। क्या क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो ऐसा कहते हैं कि जो हेलो एल्केन है आपके, हेलो एल्केन, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं CH3Cl या CH3X, और हेलो एरिन है आपके पास एक, क्या है, हेलो एरिन, जो इस प्रकार से है, ये C6H5X, या फिर इसका स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये हेलो एल्केन है और ये क्या है, हेलो एरिन। जो हेलो एल्केन है आपका, इसमें ऐसा कहते हैं कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण होता है sp3। क्या होता है, sp3। और हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण होता है sp2। क्या होता है, sp2। ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण sp3 होता है, जबकि हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है, sp2 होता है।
यहां से ये सवाल एक बन सकता है कि हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है, आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां इससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट था जिससे यहां पे क्या हो सकता है, सवाल बन सकता है। अब हम यहां पे पढ़ रहे हैं हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण। हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण कहने का मतलब ये जो टॉपिक है वो अपन पहले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक क्या है, परिभाषा कंप्लीट है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, और वर्गीकरण किन का पढ़ रहे हैं हम, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, अर्थात हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, हैलोजन यौगिकों के वर्गीकरण के दो आधार हैं। कितने आधार हैं, दो आधार हैं। पहला आधार क्या है हैलोजन यौगिकों के वर्गीकरण का, तो पहला आधार होता है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपके यहां पे CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। क्या क्या है भैया, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। अर्थात हम पहला वर्गीकरण जो पढ़ेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहली अपनी हेडिंग बन जाएगी इस टॉपिक में हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो यहां से देखो, सबसे पहला हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार, क्लियर है। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोजन यौगिकों को, या इस आधार पर, कौन से आधार पर, इस आधार पर हैलोजन यौगिकों को, भैया इधर देखिए, निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपके यहां पे मोनो हैलोजन यौगिक। कौन सा भैया, बोलिए, मोनो हैलोजन यौगिक। दूसरा है आपके यहां पे डाई हैलोजन यौगिक। और तीसरा है आपके यहां पे ट्राई हैलोजन यौगिक। और चौथा है आपके यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं पॉली हैलोजन यौगिक। क्या लिख देता हूं, पॉली हैलोजन यौगिक। आप यहां पे ध्यान दीजिए, पहले लिखने पर बाद में काम करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपका समझने पर। जितना अच्छा समझोगे आगे आप उतना ही अच्छा इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मोनो हैलोजन यौगिक। मोनो का मतलब होता है एक, कितना होता है, एक, मतलब एक हैलोजन यौगिक। अर्थात ये हो गया कि ऐसे हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब ये जो हैलोजन यौगिक हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है हेलो एल्केन, क्या हो सकता है, हेलो एल्केन, और यही क्या हो सकते हैं, हेलो एरीन। तो ऐसा कह सकते हैं कि वे हेलो एल्केन अथवा हेलो एरीन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या केवल एक होती है। केवल कितनी होती है, एक होती है, क्या कहलाएंगे, आपके मोनो हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। अर्थात वो मोनो हैलो एल्केन अथवा मोनो हैलो एरीन कहलाएंगे। वापस से समझिए, इसमें क्या है मोनो हैलोजन यौगिक में कि वे हैलोजन यौगिक
अर्थात वे हैलो एल्केन अथवा हैलो एरीन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या केवल कितनी होती है, एक होती है, आपका क्या कहलाएंगे, मोनो हैलोजन यौगिक, अर्थात मोनो हैलो एल्केन अथवा मोनो हैलो एरीन कहलाएंगे। आसान है, बस इतना सा याद रखना है कि हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है। देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है CH3X, तो हैलोजन परमाणु कितना है इसमें, एक ही है, मोनो हैलोजन यौगिक है। जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और ये X, एक ही हैलोजन परमाणु है, मोनो हैलोजन यौगिक है। जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH CH3 और ये X, एक हैलोजन परमाणु है, ठीक है। तो ये मोनो हैलोजन यौगिक का उदाहरण है। मोनो हैलो एल्केन के अंदर आ रहा है। मोनो हैलो एरीन को ऐसे लिख सकते हैं कि हैलोजन परमाणु की संख्या एक होनी चाहिए। तो ये देखिए, बताइए ये कौन है, मोनो हैलो एरीन है। ये क्या है, मोनो हैलो एरीन। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है तो ये भी मोनो हैलो एरीन ही है, हैलोजन, और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, CH3। तो ये जो उदाहरण है आपके, किसके उदाहरण हैं ये, मोनो हैलो एल्केन और मोनो हैलो एरीन के उदाहरण हैं। अर्थात ये हैलोजन परमाणु की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। किस पर निर्भर कर रहे हैं, संख्या पर, अर्थात संख्या के आधार पर हैं। अगर एक है तो वो मोनो हैलोजन यौगिक है, अगर दो होता तो क्या बन जाएगा, डाई हैलोजन यौगिक। तो देखो भाई, इसी प्रकार से इसमें भी दो ही पदार्थ होंगे, वो कौन कौन से होंगे, हैलो एल्केन और क्या होगा, हैलो एरीन। अरे दोनों चीजें तो होंगी, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो क्या कहेंगे कि वो हैलो एल्केन अथवा हैलो एरीन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो होती है। कितनी होती है भैया, दो होती है। तो उसे हम क्या कह देंगे, डाई हैलोजन यौगिक कह देंगे। बात क्लियर है। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा CH2Cl2, CH2Cl2, देखो हैलोजन कितने इसमें, दो हैं। कितने हैं, दो। X के Cl कितने हैं, दो, तो डाई हैलोजन हो गया। जैसे ये लिखा हुआ है CH2, यहां पे Cl और यहां पर Cl, तो हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, दो। ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH Cl और ये Cl, तो हैलोजन परमाणु कितने इसमें, दो हैं। ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ये बेंजीन वाले रही, यहां पर हैलोजन लग रहा है और यहां पर भी क्या लग रहा है, हैलोजन, तो डाई हैलोजन है या नहीं है। ऐसा मिल जाए आपको, यहां पे Br लगा हुआ है और यहां पर भी Br लगा हुआ है, तो इसमें भी ब्रोमीन या हैलोजन परमाणु कितने हैं, दो हैं। तो क्या कह सकते हैं डाई हैलोजन यौगिकों को कि वे हैलो एल्केन अथवा हैलो एरीन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो होती है, डाई हैलोजन यौगिक कहलाते हैं, अर्थात डाई हैलो एल्केन अथवा डाई हैलो एरीन कहलाते हैं। आसान है। उसके बाद यहां पर ये जो डाई हैलो एल्केन हैं, डाई हैलो एल्केन, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। डाई हैलो एल्केन कितने प्रकार की होती हैं, डाई हैलो एल्केन, यहां इंपॉर्टेंट लगा लो स्टार डाल करके, यहां से सवाल बनता है। डाई हैलो एल्केन, इनको कितने वर्गों में बांट दिया है, दो वर्गों में। इधर देखिए, एक है आपके यहां पे जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, और एक है विस डाई हैलाइड। क्या है, विस डाई हैलाइड। अब सुनिए ये क्या है, देखिए जेम का मतलब होता है जेमिनल। क्या होता है, जेमिनल, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है जुड़वा। क्या होता है, जुड़वा, अर्थात वे डाई हैलाइड, वे डाई हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु, ये दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, वे डाई हैलोजन यौगिक या डाई हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक ही कार्बन से क्या होते हैं भैया, जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड।
और बिस डाई हैलाइड जो शब्द है वो बिस शब्द लिया गया है विसिनल से। किससे लिया गया है? विसिनल से। और इसका अर्थ होता है निकटवर्ती। क्या होता है? निकटवर्ती। अर्थात यहां पर जो दोनों हैलोजन परमाणु हैं वो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे मान लो एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये है, तो एक हैलोजन यहां जुड़ा है तो दूसरा इसी के पड़ोसी हैलोजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार के डाई हैलाइड को हम कौन सा डाई हैलाइड बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड। वैसे एक प्रकार और होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, वो अपने सिलेबस में नहीं है। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन परमाणु निकटवर्ती के अलावा कहीं भी हो सकता है, तीसरे पे भी हो सकता है, चौथे, पांचवें या अंतिम कार्बन पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के डाई हैलाइडों को अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलते हैं। लेकिन हम अभी डाई हैलाइड पढ़ रहे हैं डाई हैलो एल्केन में। अपने सिलेबस में दो हैं, जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड ऐसे डाई हैलाइड होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर क्या हो? जुड़े हों, जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हों, वो होते हैं जेम डाई हैलाइड। और जिनमें हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हों वो होते हैं विसिनल डाई हैलाइड। आसान है, क्लियर है आपके यहाँ पे? गुड। अब हम बात करते हैं ट्राई हैलोजन यौगिकों की। किनकी बात करते हैं? ट्राई हैलोजन यौगिक। ट्राई हैलोजन यौगिकों में भी हम दोनों को ही पढ़ेंगे। कौन कौन से? हैलो एल्केन और क्या पढ़ेंगे? हैलो एरिन। हैलो एरिन। अब डेफिनेशन क्या बनेगी कि वे हैलो एल्केन अथवा हैलो एरिन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या बताइए कितनी होगी? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। आपके ट्राई हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं भैया? ट्राई हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने लिखा हुआ है CHX3। CHX3 मतलब हैलोजन कितने इसमें? 3 हैं। कितने हैं? 3। ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH3 और CX3 ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है मान लो CH2X, CHX और CH2X ऐसे लिखा हुआ है। हैलोजन परमाणु इसमें भी कितने हैं? 3 हैं। इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं। मान लो कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है X और ये X, तो ये हैलो एरिन का उदाहरण हो गया होगा। ट्राई हैलो एरिन है ये। ऐसे भी हो सकता है आपके यहां पे, ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है CH3, यहां पे X लिखा हुआ है, यहां पे X, यहां पे X। ये एग्जाम्पल हो सकता है। बस याद रखना है कि हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? इनमें 3 है। यह आपके लिए वर्गीकरण नहीं है, इसको तो कोई भी समझा सकता है, कोई भी समझ सकता है। वर्गीकरण को समझना इधर पड़ेगा, इनको तो कोई भी बता दे। आप 3 तक गिनती नहीं आती, 4 तक आती है ना, तो ऐसे अगर आपसे गिनतियां आती हैं तो आप इनको आगे तक लिख सकते हो। जैसे ये ट्राई हैलाइड है तो आगे आएगा 4 होगा तो टेट्रा हैलाइड, 5 होगा तो पेंटा हैलाइड, 6 हुआ तो हेक्सा हैलाइड, 7 हुए तो हेप्टा हैलाइड। कौन नहीं जानता इनको? कक्षा 3 का विद्यार्थी बता सकता है। आगे अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं पॉलीहैलोजन यौगिक। किनकी बात कर रहे हैं? पॉलीहैलोजन यौगिक। पॉली का मतलब होता है अनेक। पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन को कि वे हैलो एल्केन अथवा हैलो एरिन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 से अधिक होती है। 3 से क्या होती है? अधिक। 3 से अधिक 4 भी हो सकती है, 5, 6, 7 आगे कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूं तो ऐसे लिख सकता हूं CCl4। मैं ऐसे लिख सकता हूं CHCl2 CHCl2 हैलोजन परमाणु कितने इसमें? 4 हैं। कितने हैं? 4। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CCl3 हैलोजन परमाणु इसमें कितने हैं? 6।
और भी लिख सकता हूं मैं, यहां पे आपके लिख सकता हूं, ये देखो इधर देखिए सभी विद्यार्थी, यहां भी हेलोजन लगा दिया, यहां भी हेलोजन, यहां भी हेलोजन, यहां भी हेलोजन, यहां भी हेलोजन। और वो तो मेरे पास क्या है, बोर्ड में जगह कम है, वरना मैं एक नीचे भी लगा देता तो 6 हो जाते, लेकिन अभी मेरे पास जगह 5 के लिए मैंने 5 लगा दिए हैं। इसका मतलब 5 के लिए ये पेंटा हेलोजन यौगिक हो गया है। कौन सा हो गया है? पेंटा हेलोजन यौगिक। आप लोगों को शायद ये हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण है वो इजीली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? मिटा दें इसको, आगे पढ़ेंगे, नोट करो। हम पढ़ रहे हैं CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। यहां समझिए आप लोग कि ये CX आबंध की प्रकृति के आधार का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वर्गीकरण है वो है मोनो हेलोजन यौगिकों का। किसका भैया? मोनो हेलोजन यौगिकों के लिए है। ये किसके लिए है? यौगिकों के लिए। अब बात आती है कि CX बंध की प्रकृति का मतलब क्या है, आबंध की प्रकृति, इसका अर्थ क्या है? तो सुनिए, इसका मतलब यह है कि हेलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु? हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका प्रकार क्या है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का प्रकार क्या है, के आधार पर यह क्या है? वर्गीकरण है, अर्थात CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो इस आधार पर जो ये यौगिक हैं इनको बांटा गया है 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक है sp3 संकरित, sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। पहला कौन सा है? sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। और दूसरा है sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, आबंध वाले यौगिक। और चौथा है आपके यहां पे sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। अरे हलचल ना करें भाई, इधर देखिए सभी, sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। इसका मतलब क्या है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp3। कैसे यौगिक? वे मोनो हेलोजन यौगिक। डेफिनेशन की अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इधर देखिए कि वे मोनो हेलोजन यौगिक, वे मोनो हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। वे यौगिक क्या होते हैं? sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? वे हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp3। तो वे यौगिक हैं ये वाले sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। इन्हें पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें पुनः कितने वर्गों में बांट दिया गया है? 3 वर्गों में। इन यौगिकों को, अर्थात किन यौगिकों को? sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिकों को पुनः, इन यौगिकों को पुनः 3 भागों में, कितने भागों में भैया? 3 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से उनको सीखिए। सबसे पहला है एल्किल हैलाइड। कौन से हैलाइड भैया? एल्किल हैलाइड। और दूसरा है एलिलिक हैलाइड। कौन सा है? एलिलिक हैलाइड।
और तीसरा है आपके यहां पे बेंजिलिक हैलाइड। क्या है भैया? बेंजिलिक हैलाइड। ध्यान से सुनिए, आसान है लेकिन अगर कंटिन्यूस तरीके से अपन चल रहे हैं, सीक्वेंस से सीखने का प्रयास कर रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला है sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। इसका मतलब ये होता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है ना भैया, उसका संकरण होना चाहिए sp3, ऐसा आना चाहिए। अब वो जो है, इस प्रकार के यौगिकों को पुनः कितने वर्गों में बांट दिया गया है? 3 वर्गों में। सबसे पहला एल्किल हैलाइड, फिर एलिलिक हैलाइड और फिर बेंजिलिक हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं वो सुनिए, कि जब मोनोहेलो एल्केन, जब कौन? मोनोहेलो एल्केन, यही है, अर्थात मोनोहेलो एल्केन ही होते हैं सारे। खैर, एल्किल हैलाइड में क्या करते हैं कि एल्केन में से, किसमें से? एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता? सॉरी, एक हाइड्रोजन क्या किया जाता है? निकाला जाता है। एक क्या जोड़ा जाता है? हैलोजन। तो जो प्राप्त यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड होते हैं। क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने एल्केन सुना होगा। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यही होता है। इसमें से मैंने क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकालना है और एक क्या जोड़ देना है? हैलोजन। मतलब एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहां से? क्या हुआ भाई? ये एल्केन है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? CnH2n+1। अरे एक हाइड्रोजन कम हो गया और क्या जुड़ गया? हैलोजन। तो ये रहा। तो ये है आपके क्या? एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये क्या है भैया? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाता है तो जो प्राप्त यौगिक होगा वो क्या होगा? एल्किल हैलाइड। बात क्लियर है? अब आप इसका एग्जाम्पल देखो ध्यान से। जैसे मैंने करना है, एक कार्बन का कोई एल्केन बना रहा हूं मैं, तो एल्केन एक कार्बन का होता है CH4। क्या होता है? CH4। इसमें से मैंने क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकालना है, तो -H कर दिया। इधर देखिए सब विद्यार्थी, और यहां पे क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? Cl। तो बना क्या? CH3Cl। मेरे पास 2 कार्बन का एल्केन ये रहा C2H6। इसमें से मैंने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। तो बन गया CH3, CH2 और Cl। यही तो बना है। मेरे पास 3 कार्बन का एल्केन ये रहा C3H8। इसमें से मैंने क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ये बना C3H7Cl। यही है। अर्थात इसके संरचना अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे बन सकता है CH3, CH2, CH2 और Cl। एक तो ये बन सकती है इसकी संरचना। इसकी जो संरचना है वो एक तो ये बन सकती है और एक ये बन सकती है CH3 CH CH3Cl। अरे 2 यही तो हैं। कार्बन कितने हैं? 3। 1 2 3। हाइड्रोजन कितने? 7। 3 2 5 और 2 7। इसमें भी देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 और 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन है। सेम वही चीजें हैं। ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लिया ये लिखा हुआ है CH3 और ये लिखा हुआ है Cl। ये एक एल्किल हैलाइड है। एक ही तो हाइड्रोजन निकला है इनमें से और एक क्या जुड़ा है? क्लोरीन। ये आपके कौन है? एल्किल हैलाइड। कौन है भैया? एल्किल हैलाइड। याद रखेंगे इनको। वापस से यहां पे एक चीज आती है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, इधर देखिए कौन होते हैं? एल्किल हैलाइड। ये भी पुनः 3 प्रकार के होते हैं। ये भी पुनः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी पुनः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है द्वितीयक एल्किल
हैलाइड, और तीसरा आपके यहां पे होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, और उसके बाद होता है, सॉरी 3 ही होते हैं तो 3 के बाद तो कोई होगा नहीं, ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। वापस से समझेंगे अपन कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है वो क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, तृतीयक क्या होते हैं। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन सुनिए कि वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु, कौन भाई, हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये प्राथमिक कार्बन क्या होता है, तो आपको पता है जब हमने शुरुआत में पहली क्लास ली थी तो मैंने कहा था कि मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, और बेसिक में मैंने सबसे पहला ही टॉपिक पढ़ा था कार्बन के प्रकार, यही पढ़ा था। तो कार्बन के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थ कार्बन। प्राथमिक कार्बन किसे कहते थे कि ऐसा कार्बन जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। अब इसमें क्या है प्राथमिक एल्किल हैलाइड में कि वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ रहा होगा जो कौन है, प्राथमिक है, अर्थात ये 1 डिग्री होना चाहिए। कौन होना चाहिए, 1 डिग्री। यही तो कहना चाह रहा है ये, अर्थात ये ऐसा कार्बन होगा जिससे एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन, और वही क्या कहलाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब इसका अगर मैं क्या लिखना चाहूं, मैं इसका पूरा सूत्र बनाना चाहूं तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसकी एक संयोजकता हो गई है, बची कितनी, 3। तो मैंने यहां पे 3 क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। यहां पे कार्बन की 1-2 संयोजकताएं हो गई, बची कितनी अभी, 2। तो मैंने यहां पे 2 क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। 2 क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। तो मैं इस एग्जांपल को ऐसे लिख रहा हूं, CH3CH2X, CH3CH2X। तो ये जो एल्किल हैलाइड है, ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार अगर मैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा कि वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो। तो जब द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे भैया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन से। और 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन होता है जो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो। यही तो बात है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अर्थात ये, अब इसका मैं पूरा सूत्र बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, इस कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4 है, कितनी, 1, बचे कितने, 3। तो CH3 हो गया, इसकी 1 हो गई है, बचे कितने अभी, 3। अरे 1 ही तो हुआ है कार्बन का, बचा कितना, 3। तो CH3 हो गया। ये कार्बन से 1, 2, 3 वैलेंसी फ्री हो, 3 तो संयोजकता हो गई है, बची कितनी, 1। तो ये बचा CH। तो ये जो एल्किल हैलाइड है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH नीचे CH3 और X, ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। मतलब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये 2 डिग्री है, तो उसे हम क्या कह देंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद ऐसी ही डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, तृतीयक एल्किल हैलाइड की, कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अर्थात हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री कब होगा, जब ये कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, अर्थात इस कार्बन की संयोजकता अभी 3 बची हुई है, इसकी भी 3 बची हुई है, इसकी भी कितनी बची हुई है, 3। क्या इस कार्बन की कोई संयोजकता बची है, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा जो कंपाउंड होगा वो कौन होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा। कौन होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब यहां पर आप चाहो तो एक बार कोशिश करके देख सकते हो, क्या करके देख सकते हो, कोशिश करके देख सकते हो, क्या चतुर्थ
एल्किल हैलाइड संभव है? तो सोचो अगर हो सके तो कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 4 डिग्री होना चाहिए, मतलब 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो भैया अगर इसको 4 से जोड़ोगे तो इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 5 हो गई। ऐसा तो संभव है ही। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए हम यहाँ जो एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 3 प्रकार के। अब इस आधार पर मैं इनमें से आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये जो एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है? प्राथमिक है, क्योंकि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है। ये प्राथमिक हो गया। इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी एक कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये भी 1 डिग्री हो गया। इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री हो गया। इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है 1 2 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री हो गया। आसान है या नहीं है? है या नहीं है भाई? कह दो आसान है। गुड। तो ये बात हमने पढ़ी है sp3 संकरित। और एक चीज और देख लो, हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, इसका संकरण भी बता दो आप लोग साथ ही। क्या होगा? sp3 क्या होगा? sp3 क्यों? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक भाई साहब हाइड्रोजन भी जुड़े हैं तो ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा बंध हैं। 4 सिग्मा बंध हैं तो 4 ही कक्षक भाग काम लेंगे, 4 ही कक्षक संकरण को बनाने में काम में लेंगे। तो एक S आ जाएगा और 3 किसके आ जाएंगे? P के, तो बन जाएगा sp3। तो ये भी sp3 है, आप यहां देखोगे तो भी sp3 होगा। इन सब में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण हमेशा क्या मिलेगा आपको? sp3 मिलेगा। क्या मिलेगा? sp3। ये हैं sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। मैंने तीनों के उदाहरण आपको यहां पे लिखवा दिए हैं, ये बात आप समझेंगे। ठीक है, आप वीडियो से नोट कर लेना, सारी चीजें लिखी हुई हैं। अरे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 720 में चला के देखना आएगी। तुम तो वाईफाई यूज करते हो ना, लाइब्रेरी वाला, तो वहां से कर लिया करो। फिर आता है एलिलिक हैलाइड। अरे आप देखो, वो तो सिंपल चीज थी, वो तो आपसे पहले भी आती थी। यहां देखो एलिलिक हैलाइड, इसको नोट कर लेना, इसको कर लेना। एलिलिक हैलाइड की बात करते हैं हम, तो आपसे जानना चाहते हैं कि एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो सुनिए, एलिलिक हैलाइड को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होती है, एलिल समूह। कौन सा समूह? एलिल समूह। तो आपको याद हो तो मैंने आपको एलिल समूह पढ़ाया है। एलिल समूह, अरे कह दो, आपको मैंने वाइनिल भी पढ़ाया था, एलिल भी पढ़ाया था और प्रोपार्जिल भी पढ़ाया था। 3 समूह पढ़ाए थे। तो एलिल समूह पढ़ाया था मैंने। तो एलिल जो समूह होता है, आप बताइए मुझे क्या होता है? ऐसे होता था CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 बैलेंस फ्री, यही होता है ना। तो एलिलिक हैलाइड भी यही है। कुछ ऐसा समूह पाया जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 बैलेंस फ्री और X। तो एलिलिक हैलाइड की डेफिनेशन कैसे बनेगी वो भी सुनिए। एलिलिक हैलाइड की डेफिनेशन सुनिए। देखिए कि हैलोजन परमाणु, एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं? कि वे मोनो हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहीं पे लिख के बता रहा हूं। इधर देखिए डेफिनेशन, वे ऐसे भी लिख सकते हैं, वे sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, वे sp3 CX आबंध वाले यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन, अरे इधर, वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से
जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, उसे हम क्या कह देते हैं? एलिलिक हैलाइड कह देते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये स्वयं हो सकता है, और आगे आप कितने भी एग्जाम्पल बना दो, ऐसे बना दो CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये Cl, ये भी आपका कौन है? एलिलिक हैलाइड है। उसके बाद ये भी आपका एलिलिक हैलाइड हो सकता है। ये भी आपका क्या हो सकता है? एलिलिक हैलाइड। क्यों हो सकता है? क्योंकि हैलोजन परमाणु, इधर देखिए, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन, ये नहीं हो सकता, इधर लगाना पड़ेगा, वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से क्या है? जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कौन सा हैलाइड है आपका? एलिलिक हैलाइड। ऐसा हो सकता है, देखिए, ये भी आपका कौन है? एलिलिक हैलाइड। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो ये भी कौन होगा? एलिलिक हैलाइड। इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेंजिलिक हैलाइड। और बेंजिलिक हैलाइड तो सबसे आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने इसके बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दी है कि बेंजिल समूह क्या होता है। बेंजिल समूह क्या होता है कि जब हम टोलुइन में से, अर्थात मेथिल बेंजीन में से, किस में से, कैसे बनता है बेंजिल समूह? कि जब हम टोलुइन में से एक हाइड्रोजन, ये मेथिल समूह में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एक समूह बचता है, ये, इसे ही बोलते हैं बेंजिल समूह। क्या बोलते हैं? बेंजिल समूह। तो बेंजिलिक हैलाइड क्या हो जाएगा? इसी से क्या जोड़ दो? हैलोजन जोड़ दो। तो ये रहा बेंजिलिक हैलाइड। डेफिनेशन क्या बनेगी वो सुन लीजिए। डेफिनेशन सुनिए भाई, कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? कि वे sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक जिनमें, देखो भाई ये लाइन लिखनी पड़ेगी, वे sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, जुड़ा हुआ कार्बन, हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हो। सीधा किससे जुड़ा हो? सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हो। वलय से जुड़ा हो, कौन सा कहलाएगा? बेंजिलिक हैलाइड कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? बेंजिलिक हैलाइड कहलाते हैं। पहला उदाहरण तो आप यही लिख सकते हो, बाकी उदाहरणों की कोई कमी नहीं होती है हमारी केमिस्ट्री में। अब इसे हम हमारी इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम इससे बहुत सारी बातें करते रहते हैं। ये लो, यहां पे CH3 लगा दो, यहां पर हटा करके यहां C2H5 भी लिख सकते हो। अर्थात आपको केवल ये याद रखना है कि ये तो प्रत्येक में आएगा, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखिए, CHX और इधर क्या डाल दो? CH3। ये भी आपका कौन है? बेंजिलिक हैलाइड ही है, क्योंकि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन वलय से जुड़ा है। ये आपका कौन हो गया? बेंजिलिक हैलाइड। अर्थात हमने यहां पे सीख लिया है sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिकों का वर्गीकरण। sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिकों का वर्गीकरण क्लियर है। फिर उसके बाद हम सीखने वाले हैं sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। आप चाहो तो इसके बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन लिख लो, क्योंकि ये चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, ये पढ़ेंगे, फिर अपन छोड़ेंगे आपको।